अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, जिससे जब भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अगला प्रैक्टिस सेट। इसमें हम जानेंगे अवस्थाओं के बारे में और शिक्षा शास्त्र। तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहें। ये ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख क्या कारण है, ये आपको बताना है। तो पीढ़ियों का अंतर, अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है अवसरों की प्रतिकूलता। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या है, अब पाठ्यचर्या क्या होती है ये आपको बताना है। यहाँ पर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो जो पाठ्यचर्या होती है वो क्या होती है ये आपको बताना था। तो यहाँ पर क्या होगा, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। जो पाठ्यचर्या होती है वो क्या होती है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। अगला प्रश्न देखते हैं, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, ये एक अवदान है आपका। डिसलेक्सिया एक अवदान होता है, समस्या होता है। तो ये किससे संबंधित होती है ये आपको बताना है। मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया जो संबंधित होती है वो होती है पठन विकार से। सी आंसर आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये आपको बताना है। जितने भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने सभी ने बुद्धि जो बताई है अलग अलग बताई है, लेकिन यहाँ पर पूछा है टर्मन के अनुसार पूछा है। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये आपको बताना है। 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110 और 80 से 90। तो टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 90 से 110। सी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक किसका प्रयोग करेगा ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये विधि है। आगमन विधि का, निगमन विधि का, विश्लेषण विधि का, कहानी कथन विधि का। जब बच्चे को सिद्धांत या नियम सिखाता है कोई शिक्षक तो कौन सी विधि का प्रयोग करता है, तो वो करता है निगमन विधि का प्रयोग। ठीक है, बी आंसर आपका इसमें सही होगा। निगमन विधि से हम किधर चलते हैं, नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, और आगमन विधि से उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, नियम या सिद्धांत बच्चों को सिखा रहा है, तो निगमन विधि का प्रयोग वो करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय एक शिक्षक को सबसे जो महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए तो देना चाहिए अच्छा लेख। जो लिखावट होती है वो अच्छी होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कितनी होना चाहिए। 10 से 16 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 1 से 3 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो भूल भुलैया देखिए, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है, जो इसमें आपका सही आंसर होगा डी होगा, 5 से 10 वर्ष। ठीक है, आंसर इसमें आपका डी होगा, 5 से 10 वर्ष उपयुक्त आयु होती है भूल भुलैया परीक्षण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, समायोजन की प्रक्रिया है। समायोजन की प्रक्रिया है स्थिर, गतिशील, स्थानापन्न, अवरोधी। तो जो समायोजन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, गतिशील होती है। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करना है ये आपको बताना है। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो किसका अध्ययन करता है ये आपको बताना है। प्रेरणा एवं पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है और व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, जो शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो करता है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है। बी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, मानक भाषा का ज्ञान। तो छोटी कक्षाओं में जो होता है धैर्य व दृढ़ता शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी की बटन को दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या है मतलब? पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें पहले आप कि एक बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या है, सहमत है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन से हम बताएंगे इसमें क्या आंसर होगा आपका। देखिए पहला पूर्णतः सहमत है, संभवतः सहमत है। अगला ऑप्शन असहमत है, कुछ सीमा तक सहमत है। तो आपके इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो असहमत है। तो जो बच्चा होता है जैसे जन्म लेता है तो उसमें सामाजिक भावना का विकास नहीं होता है, वो बाद में होता है। तो आपका आंसर इसमें असहमत होगा। अगला प्रश्न देखिए। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, ये आपको बताना है। इसमें लाभ बनाएंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे और सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। तो छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे, अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियाँ। तो बच्चों की जैसे वृद्धि होती है उसके अनुरूप ही उनकी रुचियाँ कैसी हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है, सुदृढ़ एवं सीमित हो जाती है, अनियमित दिशा में चली जाती है, पहले जैसी ही रहती है। तो साथियों आपका इसमें जो सही आंसर होगा, जैसे बच्चों की वृद्धि के अनुरूप ही उनकी रुचियाँ भी क्या हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है। कौन सा आंसर आपका इसमें सही होगा? ए आंसर आपका इसमें सही होगा, बहुमुखी हो जाती है। जैसे बच्चा क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी उसके ज्ञान में, उसके शरीर में, तो उसमें क्या होगा, बहुमुखी हो जाती है। उसकी रुचियाँ भी कैसी हो जाती है, बहुमुखी हो जाती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है छात्र धन कमा सके, ज्ञान अर्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, सम्मान पा सके। तो शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो होता है ज्ञान अर्जन कर सके। अगला प्रश्न देखिए। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक है वो क्या करता है, संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। तो ये सूचक है, ये किसका सूचक है? रुचि का, अभिवृत्ति का, प्रशंसा का और मूल्य का। तो इसमें आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो बच्चा क्या है, प्रशंसा का सूचक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। स्वभाव
और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं ये आपको बताना। डरपोक तथा संकोची होते हैं, निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं, शांत तथा सक्रिय होते हैं और सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो स्वभाव से जो प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होगा, यदि आपसे वो कुछ पूछ रहा है तो क्वेश्चन करता ही जाएगा आपसे, आप जो भी बताएंगे उसको तो पूछता है क्या क्या क्यों कैसे कैसे हो रहा है ये, ऐसे वो पूछता जाता है। तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, सक्रिय होते हैं तथा जिज्ञासु होते हैं, उनमें किसी भी वस्तु को जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, हमेशा उसके लिए वो सक्रिय रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन रहा है कि जो छात्र होते हैं वो कैसे शिक्षक को पसंद करते हैं। समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता है, समय का पाबंद है, सुंदर है। तो छात्र कैसे शिक्षक को पसंद करते हैं ये आपको बताना है। तो जो छात्र होते हैं वो जो ऐसे शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनता है। बच्चे हमेशा उसी शिक्षक को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं को हमेशा सुनता है। तो ए आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो प्रौढ़ शिक्षा होती है उसके लिए आयु कितनी निर्धारित की गई है। प्रौढ़ शिक्षा के लिए 6 से 16 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 18 से 50 वर्ष और 15 से 35 वर्ष। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो की गई 15 से 35 वर्ष। डी आंसर आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, समाज की उन्नति का मूल है। जो समाज की उन्नति होती है उसका मूल क्या होता है ये आपको बताना है। बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। बाल मतलब बालिका, बाल मतलब बालक और बालिका बाल बालिका मतलब बालक और बालिका शिक्षा एक समान हो, और बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, और बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, और केवल महिला अध्यापक हो। तो आपका जो समाज की उन्नति का जो मूल है वो है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज्ञानेंद्रियां को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनके सक्षम सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे, वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे और कक्ष में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, उनको क्रियाशील रखेंगे। छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु उनको क्रियाशील रखेंगे। सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में हमने 20 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ये वेरी मोस्ट थे, ये किसी ना किसी टेट एग्जाम में प्रश्न आए हुए थे। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके इस वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसको आप दबा लें, और जो घंटी की बटन है उसको आप प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगला वीडियो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।